हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज दानिश रोजा। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल द इंटेलिजेंस करियर इंस्टीट्यूट में। आज बेटा मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है पेपर डिस्कशन। अपना जुनून टेस्ट सीरीज़ का ये पहला टेस्ट है जिसका पेपर डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ से पहला जो क्वेश्चन है उससे हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमारा फिजिक्स में जो आया है वो ये बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है कि, ठीक है, An electron is moving round the nucleus of a hydrogen atom in a circular orbit। एक हमारे पास में ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है। इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो रहा है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन है ना वो घूम रहा है। मान लो इसका यहाँ पर सेंटर है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज रखेगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन रहेगा तो ये प्लस का चार्ज यहाँ पर रखेगा। तो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस हमारी कितनी हो रही है, आर रेडियस हो रही है और सपोज ये इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, तो कह रहा था कूलम्बियन फोर्स या कूलम फोर्स बिटवीन द टू इज, इनके बीच में जो कूलम फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा बेटा, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ये अगर घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल मिल रहा है और सेंट्रीपिटल मिल रहा है तो वो दे कौन रहा है, कूलम फोर्स दे रहा है। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता है हमारा। ठीक है, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब मैं अगर आप लोगों से कहूं कि यहाँ पर जो फोर्स है K की जगह पे तो हम K ही रखेंगे। Q1 और Q2 हमारे सेम है, Q1 Q2 सेम है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फर्क कितना है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। ऑल्दो हम चार्ज यहाँ पर जो फोर्स लेते हैं तो फोर्स में माइनस और प्लस नहीं लेते। माइनस प्लस सिर्फ ये इंडिकेट करता है हम लोगों को कि ये जो फोर्स हमारा लग रहा है ये अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो यहाँ पर हमको पता है कि ये अट्रैक्टिव है, तो अट्रैक्टिव के लिए यहाँ पर साइन हम लोग यूज करेंगे माइनस का। तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा माइनस का K ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास में पोजीशन वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर लग जाएगा। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का K ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और जो हमारा यूनिट वेक्टर है इसके लिए आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो टोटल मिला के बनेगा K माइनस का K ई आर वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा फोर्स का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल वन लाइन आंसर है इसका। फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाना है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये एक तरीके से इजी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ हॉलो मेटल स्फीयर। एक मेटल स्फीयर है हमारा ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। एक हॉलो मेटल स्फीयर है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया। यहां पर मैं बना देता हूं, एक स्फीयर बना ले रहा हूं। ये हमारे पास एक स्फीयर हो गया, इसको हमने चार्ज दे दिया। ठीक है, चार्ज इसको कितना मिल गया, सपोज Q चार्ज मिल गया इसको, तो ये हो गया हमारा Q चार्ज। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो आपको ये याद होगा बेटा, इसका जो ग्राफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर, अगर मैं यहां से ऐसे करके आपको दिखाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो ग्राफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर कैसी होती है, हॉलो कंडक्टर इनसाइड कैसी होगी, याद है आपको? तो अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ बनाए, अंदर की तरफ कैसी होगी, ये जीरो, सरफेस पे होगी मैक्सिमम और उसके बाद ये कैसी आएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि यहां पर जीरो है, यहां से लेके आर रेडियस तक जीरो, यहां पर होगी K Q स्क्वायर बाय आर अगर आर रेडियस है, और उसके बाद E जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या ऑप्शन दे रहे हैं, इंक्रीज एज आर इंक्रीज फ्रॉम आर लेस देन आर। यानी कि अगर हमारे पास में जो दूरी है वो रेडियस से कम है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी? गलत बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगी। जीरो एज आर इंक्रीज फ्रॉम आर इज लेस देन आर, यानी कि रेडियस तक ये जीरो होगी। उसके बाद कह रहा है डिक्रीज एज आर इंक्रीज फ्रॉम, ये वाली बात हमारी सही है। कह रहे जीरो है कहां से कहां तक, अगर आर हमारा छोटा है कैपिटल आर से, यानी कि रेडियस से अगर हमारा ये आर नहीं है, ये कैपिटल आर है और स्मॉल आर दूरी कोई भी हो सकती है। तो पॉइंट ये है कि सेंटर से लेके सरफेस तक हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो आ रही है। सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, और उसके बाद वो डिक्रीज करेगी एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो सेकंड पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। थर्ड देख लेते हैं, जीरो एज आर इंक्रीज
फ्रॉम आर लेस देन आर, इंक्रीज, यहां पर ये वर्ड बोल दिया इंक्रीज, ये बात गलत है, इंक्रीज नहीं करेगी, ये क्या करेगी हमारी डिक्रीज करेगी, हाँ या ना, ओके, डिक्रीज एज आर इंक्रीज फ्रॉम, अब ये भी वाली बात हमारी गलत हो रही है, डिक्रीज कर रहा है यहां पर, ये भी बात हमारी कैसी हो रही है, गलत हो रही है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग जाते हैं, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछा है, बिल्कुल इजी घटिया सा क्वेश्चन है, कैसे करके देखेंगे, एफ इज इक्वल टू हमारा होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अगर मैं एफ की यूनिट देखूं तो फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है, यहां पर के हो गया Q1 Q2 अपॉन, Q1 Q2 नहीं लिखे हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यहां पर हम लोग यहां कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा, तो हमको तो सिर्फ इसकी यूनिट चाहिए ना, हमको चाहिए सिर्फ इसकी यूनिट, इसको यहां पर लेकर जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, बाकी चीजें हमारी कैसी दिख रही है, ये 4 पाई कैसा है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म की कोई यूनिट नहीं होती है, क्या बनेगा यहाँ पर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये भी अपना एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बेटा, यहां पर कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना इतना, यहां पर हमको एंगल दे रखा है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है हमको 30 डिग्री गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई गिवन है हमको 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, उसके बाद इट एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क अपना को गिवन है 4 न्यूटन का, द चार्ज ऑन द डाइपोल, अगर लेंथ कितनी दे रखी हो 2 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी हो 2 सेंटीमीटर, मुद्दे की चीज यहां पर जो आ रही है डॉक्टर साहब वो ये आ रही है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है Q × 2L, ये हो गया हमारा डाइपोल मूवमेंट, फिर इंटू ई इंटू में साइन थीटा, यही तो होता है। अब पॉइंट ये है कि ये जो 2L है, ये 2L अपनी टोटल लेंथ है डाइपोल की, जो बच्चे गलत करते हैं वो गलत कहां करते हैं कि इस 2L को यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, जबकि यहां पर टोटल जो डाइपोल की लेंथ दे रखी है डॉक्टर साहब वही 2 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये 2L बराबर यहां पर 2L बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, गॉट माई पॉइंट, यहां पर 2 × 2 सेंटीमीटर हमको नहीं करना है, हाँ या ना, तो क्या दिखेगा, टॉर्क इज इक्वल टू दिखेगा हमारा Q की जगह पे मैं कितना रखूंगा, Q की जगह पे है हमारे पास, अच्छा Q तो निकालना ही है, Q निकालना है, टॉर्क की जगह पे मैं रखूंगा 4 इज इक्वल टू Q हमको निकालना है 2L की जगह पे बेटा 2 सेंटीमीटर 2 × 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड अपना को गिवन है 2 × 10⁵, और साइन थीटा गिवन है हमको 30 डिग्री, यानी कि 1/2 इसकी वैल्यू होगी, तो 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, यहां पर अगर हम देखेंगे इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, यहाँ 2 बचा, और ये 10⁵ और 10⁻², ये बनेगा 10⁻3, जो कि यहां पर जाएगा फिर ऊपर जाएगा, तो 2 × 10⁻³ ये Q हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू 2 मिली कूलम हो जाएगा। कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन मीडियम टाइप का क्वेश्चन होगा, मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है हमारे पास, जैसे मैं एक कोई प्लेट ले लेता हूं, अब ये मान लो ऐसे ऐसे समझ लेते हैं कि हमारे पास में एक प्लेट है, ये इस प्लेट को मैंने अगर चार्ज दे दिया डॉक्टर साहब Q, चार्ज छोड़ते हैं, अभी हम लोग ऐसे समझते हैं कि मैंने इस पे 2 करंट के वायर लगा दिए, ऐसे एक सर्किट में तार लगाया और तार लगा के इसको लगा दिया, अब अगर मैं आपका यहां पर टच करूं तो मुझे करंट लगेगा, आप कहोगे हाँ, यहां टच करूं करंट लगेगा, हाँ, यहां टच करूं करंट लगेगा, आप कहोगे हाँ, मैं कहूंगा किस जगह पे कम लगेगा किस जगह पे ज्यादा लगेगा ये बताना है मुझे, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पर जो बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि हर जगह पे जो करंट लगेगा वो हमें सेम लगेगा अगर मैं यहाँ पर टच करता हूं तो पॉइंट ये है कि यार सब जगह पे करंट सेम लगेगा, यानी कि सब जगह चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंडक्टर पे वो सेम है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रहा है हमारे इस पे, तो ये जो सरफेस बन जाएगी, ये सरफेस बन जाएगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैसी सरफेस बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। अब यहां पर सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल है तो हर जगह पे पोटेंशियल कैसा होगा, यहां पर कह रहा है देन इट्स पोटेंशियल, अब इसमें इसका जो पोटेंशियल है वो कैसा होगा, इज सेम थ्रू आउट द कंडक्टर,
पूरे कंडक्टर पे हर जगह कैसा होगा बेटा, सेम होगा, क्योंकि ये सरफेस कैसी बन जानी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, कह रहा था टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज, 3 चार्ज रखे हुए हैं मेरे पास में, Q1 Q2 Q3, और इनके बीच में पोजीशन वेक्टर अपना को गिवन है यहाँ की, पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, लोकेटेड एट R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, इज दैट पोटेंशियल एनर्जी पूछिए। अब पॉइंट ये है कि क्या पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्केलर क्वांटिटी है, आप कहोगे हाँ सर स्केलर है, तो सीधे सीधे जुड़ जाएगी। मैं कहूंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम शुरू से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी 1, पोटेंशियल एनर्जी दूसरे सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी तीसरे सिस्टम की इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो क्लियर है या नहीं है? सारे के सारे चार्जेस हमारे Q1 Q2 Q3 सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो चलो मैं यहां से शुरू करता हूं, इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, तो आप कहोगे सर K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस इन दोनों की क्या होगी, तो आप कहोगे K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, K कॉमन दिख रहा है, K बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कॉमन दिख रहा है। तो हमारे पास में जो पहला है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा कुछ है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं, R स्क्वायर नहीं सिर्फ R, Q1 Q2 अपॉन R12 ये लिख लिया। दूसरा Q1 Q3 वाला लिखेंगे तो ये आ जाएगा Q1 Q3 बाय R13, ये आ गया। तीसरा वाला ये लिख देंगे Q2 Q3 अपॉन R23, हो गया काम खत्म। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में यहाँ पर गिवन है, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23, यानी कि पहले ही ऑप्शन पे हमें यहाँ पर दिख जा रहा है, पहला ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है। गॉट माई पॉइंट, सारी चीजें क्लियर हो रही है डॉक्टर साहब? आप लोगों को कहेंगे हाँ सर क्लियर हो रही है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचिंग है, मैच द फॉलोइंग टर्म विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें यहाँ पर देखना है एलिमेंट्री चार्ज, यानी कि वो जो मिनिमम चार्ज है वो क्या होता है, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट का, ये हो जाएगा एलिमेंट्री चार्ज। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है हमारा, कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा, तो ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव एलिमेंट्री चार्ज है, ये हो जाएगा B। तो पहले का C दूसरे का D, पहले का C इसमें है और इसमें है, यानी कि ये और ये तो खत्म ही हो गए, पहले का C दूसरे का D, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जा रहा है, ये वाला भी हमारा गलत हो जा रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आप कहोगे हाँ सर आ तो रही है। मैं कहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R इफ द रेडियस इज डबल। यहां पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन मेरा यहां पर ये दे रहा है, कह रहा है कि एक चार्ज है, इस चार्ज को जो मैंने यहां पर रखा, इसकी रेडियस है इस स्फीयर की या स्फेरिकल सरफेस की, इसकी रेडियस है R, कैपिटल R, और मैंने चार्ज रख दिया यहां पर Q। तो यहां से जो फ्लक्स निकलेगा बाबू वो निकलेगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर इस सरफेस को, जो सरफेस मैंने यहां पर ली है, इस सरफेस की रेडियस को डबल कर दे, ऐसे करके, इस सरफेस की जो रेडियस है इसको मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2R कर दिया, चार्ज वही रखा, तो भी फ्लक्स कितना ही निकलेगा, अभी भी फ्लक्स निकलेगा Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें Q बाय एप्सिलॉन नॉट तब भी निकल रहा था, यहां पर अभी भी कितना ही निकलेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मुद्दे की चीज क्या है कि यार जो फ्लक्स निकल रहा है ना, फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द स्फीयर, जो भी हमारा हॉलो स्फीयर यहां पर रखा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो चार्ज के हिसाब से देखा जाएगा कि चार्ज कितना इनक्लोज्ड करा हुआ है। चार्ज इसमें भी Q इनक्लोज था, इसमें भी Q इनक्लोज था, मतलब टोटल जो रोशनी निकलेगी, मैं यहां पर एक बल्ब लगाऊं तो बल्ब अगर मान लो 100 वॉट का बल्ब लगाया और उससे कोई एनर्जी निकल रही है, तो वो एनर्जी यहां पर भी उतनी ही निकलेगी और यहां पर भी उतनी निकलेगी, अपार्ट फ्रॉम द रेडियस ऑफ द टू स्फीयर। हाँ या ना? गॉट माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है बेटा लोग? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा ये वाला तो ये क्वेश्चन तो अभी हमने बताया ही नहीं है, तो क्या होगा, देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स कितना निकलेगा, क्या इंक्रीज हो जाएगा, क्या रिड्यूस हो जाएगा, क्या डबल हो जाएगा? नहीं, सेम रहेगा दोनों कंडीशन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर। A hollow metallic sphere of radius 10 centimeter is charged such that potential of its surface is इतना the potential at the center of the sphere। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। प्यारा का मतलब ये नहीं होता है डॉक्टर साहब कि वो क्वेश्चन टफ हो, ठीक है। प्यारा का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को कराए जा रहे हैं ये बेसिकली आप लोगों का पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां पर मेरे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस सपोज r है। अब मैं अगर यहां पर आप लोगों को दिखाऊं, बात करी जा रही है पोटेंशियल में, बात करी जा रही है डॉक्टर साहब पोटेंशियल में, यानी कि v वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ है, ये रेडियस हो जाएगी हमारी। अब मुझे याद करके बताओ जरा, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो मुझे याद करके बताओ कि v इनसाइड हॉलो स्फीयर कांस्टेंट ही तो रहता है, v सरफेस पे k क्यू बाय r यही तो रहता है, और v आउटसाइड की अगर बात करें, ये r कैपिटल R है, आउटसाइड की बात करें तो ये हो जाएगा k क्यू बाय स्मॉल r। पॉइंट ये है कि यहां और यहां का जो पोटेंशियल है सेंटर से लेके सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो अगर मैं यहां से याद कराऊं तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल और उसके बाद डिक्रीजिंग विद r, यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल है सेंटर से लेके अंदर तक वो सेम रहेगा, यानी कि यहां से यहां तक सेंटर से लेके सरफेस तक कितना रहेगा k क्यू बाय कैपिटल R। अगर सरफेस से पूछा जाए तो भी इतना ही है, यहां पर पूछा जाए तो भी इतना ही है, यहां पूछा जाए तो भी इतना ही है। तो पूछ क्या रहा था, कह रहा था कि 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, हाँ ठीक है, हमें इससे क्या ही करना है। अब कह रहा है सरफेस बेस का पोटेंशियल 80 है तो अंदर कितना होगा, तो भाई अंदर तो कांस्टेंट है ना, हॉलो मेटालिक स्फीयर है, तो अगर सरफेस पे 80 है तो अंदर भी हमारा कितना ही होगा, 80 वोल्ट का ही हमारा पोटेंशियल होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है जनता दल? हाँ बिल्कुल सर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल सा फॉर्मूला है, एक डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट P हैज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। टॉर्क का बेटा सीधा फॉर्मूला P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और सुंदर लफ्जों में लिखोगे तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है टॉर्क मैक्स, अगर हमसे पूछा जाए तो ये कितना होगा, नॉर्मल PE होगा, क्योंकि मैक्सिमम पे थीटा इज इक्वल टू हमारा 90 डिग्री और साइन 90 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट क्रॉस E वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट नहीं है हमारा, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो जाएगा, जबकि टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एडिशन नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है हमारा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट से ऊपर रखूंगा, तो सीधे इसको सिंपल हार्ड में लेकर चलते हैं। 8 इक्वली चार्ज ड्रॉप आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। एक हमारे पास में 8 ड्रॉप है, 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 ड्रॉप है, इनकी सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, मुझे नहीं पता क्या रेडियस होगी। अब इनके पास में जो है ना इक्वली चार्ज, सब पे चार्ज कैसा दे रखा है, आप कहोगे सर सब पे चार्ज दे रखा है Q का, Q Q Q Q Q Q Q Q, सब पे चार्ज कितना कितना दे रखा है Q। अब इनको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना लिया हमने, इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, सारे चार्ज का सम 8Q, चार्ज आ गया हमारा, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि हर एक का जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट है, देन पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप कितना हो जाएगा। अच्छा इसकी रेडियस अगर मैं R1 मान लूं छोटे वाले की, और इसकी रेडियस में R2 मान लूं, तो कोई मसला, आप कहोगे नहीं, तो मैं कहूंगा R1 रेडियस के हिसाब से एक का पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है K Q बाय R1, यही तो। और इसकी जो वैल्यू है R1 वाले की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, यहां पर गिवन है 10 वोल्ट की गिवन है हमारी। कह रहा है एक का जो पोटेंशियल है, एक जो हमारा ड्रॉप है उसका जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। अब मैंने इसको कंबाइन कर दिया और ये हमारा बड़ा ड्रॉप बन गया, बिगर ड्रॉप बन गया। तो कॉन्सेप्ट यहां पर क्या है, कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से। V इज इक्वल टू होता है डॉक्टर साहब 4/3 पाई R क्यूब, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। V यहां पर पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम है। V क्या है हमारा, ये वॉल्यूम वाला V है। अब सोच के देखें जरा,
अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम को मैंने नाम दिया है V1, इसकी रेडियस को नाम दिया है R1, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा V2 और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो R2। तो मैं कह सकता हूं कि V1 बाय V2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। यही तो हो जाएगी। आप कहोगे हाँ सर सही बात है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहां पर मुझे V2 निकालना है कि V2 हमारा कितना बन कितना रहा है ना। अच्छा, V2 को अगर मैं V मान लूं, इसके पोटेंशियल, इसके वॉल्यूम को अगर मैं V मान लूं, इसकी रेडियस को अगर मैं R1 ही रहने दूं, तो R2 बराबर कितना दिखेगा वो चेक कर ले यहां पर। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं हम लोग। यहां कितना दे रखा है, 8 इक्वली चार्ज ड्रॉप आर कंबाइंड टू फॉर्म इतना 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 इतना। ठीक है, इसको V रखते हैं, V अपॉन, मुझे तो रेडियस निकालनी है ना। ओके 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 ओके, क्या रखेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। यहाँ पर रेडियस आ जाएगी हमारी, रेडियस हमारे सेकंड वाले की हाँ, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें, अगर इसका वॉल्यूम हमारा V है, V, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 8V। वॉल्यूम देखो क्या हो रहा है, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं ध्यान से। एक चीज समझते हैं, क्या समझते हैं, ध्यान से सुने। एक लीटर की बोतल है और उस 1 लीटर की बोतल में मैंने पानी भर रखा है। अब इस तरीके से मेरे पास 10 बोतल आ गई 1-1 लीटर की। तो 1-1 लीटर की जो 10 बोतल हैं, इनको मैं अगर एक किसी बाल्टी में पानी भरकर रखूं, तो वो जो पानी निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो आप कहोगे सर 10 निकलेगा, 10 लीटर का। क्यों निकल रहा है। अब जैसे मान लो इसका वॉल्यूम V है, V, तो जब ये कंबाइन होंगे तो इन सबका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8V हो जाएगा। तो इसके वॉल्यूम को मैं अगर V ले लूं, तो इसके वॉल्यूम को कितना ले लूंगा, आप कहोगे 8V ले लेंगे। मैं कह रहा इसकी रेडियस मेरी अगर पहले वाले की R है, तो दूसरे वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी वो चेक कर लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है, इसको मैंने कैंसिल करा, 1/8 को मैं लिख सकता हूं 1/2 का क्यूब इज इक्वल टू R बाय R2 का क्यूब। क्यूब ने क्यूब को कैंसिल कर दिया, तो R2 इज इक्वल टू क्या निकल के आया, 2R। यानी कि जो बड़ा हमारा ये जो बड़ा बिग ड्रॉप है, बिग ड्रॉप, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी डॉक्टर साहब, इसकी रेडियस हो जाएगी 2R। तो पॉइंट ये आ रहा कि जो नया पोटेंशियल है V न्यू, वो क्या हो जाएगा हमारा K। टोटल चार्ज इस पे कितना आ जाएगा 8Q, और इस पे जो हमारा रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे 2R। तो मैंने कहा 8 को इस 2 ने काटा, तो यहां पर आया 4KQ बाय R। अब इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है, KQ बाय R की जो वैल्यू है वो 10 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 40। हमारा कितना वोल्ट हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 40 वोल्ट का इसका आंसर आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट, हाँ या ना। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज टेकन अलोंग 2 डिफरेंट पाथ। एक पॉइंट चार्ज है, इसको हम यहां से 2 डिफरेंट पाथ से लेकर जा रहे हैं। AMB पाथ है और दूसरा पाथ है ACB, यानी कि एक पाथ है हमारा AMB, A से लेके यहां पर जा रहे हैं B तक बाया M, और दूसरा क्या है हमारा ACB, यहां से ऐसे करके जा रहे हैं ACB, सच दैट AM एंड B लाई ऑन द सर्कल। ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। कह रहा है एक चार्ज है प्लस का Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर। एक चार्ज है प्लस का Q जो कि सेंटर पे रखा हुआ है। Then which of the given statement hold true for work done along the 2 path। अब मैं यहां पर बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कंजर्वेटिव नेचर का है, कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब रास्ता चाहे कोई भी हो, चाहे AM से B तक जाए या AC तक जाए, या यहां पर और मल्टीपल रास्ते हो जाए, या सीधे सीधे ऐसे करके आ जाए, मतलब ऐसे भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो वो कंजर्वेटिव है। यानी कि इसका जो वर्क डन वो कैसा है, पाथ इंडिपेंडेंट है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा कि वर्क डन बाय ACB इज इक्वल टू वर्क डन बाय
AMB, तो कोई सा भी रास्ता फॉलो कर ले, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हमारे सेम हैं तो वर्क डन हमारा सेम रहेगा। गॉट माई पॉइंट, हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन यहां पर भी है। यहां पर क्या दे रहा है इस क्वेश्चन में, अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या दे रहा है, देखें, एज पर द डायग्राम, एक डायग्राम हमारे पास दे रखा है। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यहां पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया है। तुम भाई आ जाओ, रुको जरा। हाँ, अब देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है यहां पर हमने क्या रख दिया है, एक पॉइंट चार्ज रख दिया है जिसका नाम है प्लस का क्यू, यहां प्लस का क्यू रख दिया। अब कह रहा है कि वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस का क्यू फ्रॉम, माइनस का क्यू ए पॉइंट से चला के, जिसके कोऑर्डिनेट, इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी ए है यहां से यहां, और जब बी तक लेके जा रहे हैं इसकी भी दूरी कितनी होनी है, ए ही इसकी भी दूरी है। तो अगर मैं इनिशियल देखूं इसकी, यू इनिशियल, तो ये क्या दिखेगा, के क्यू क्यू बाय ए, माइनस साइन के साथ, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। और जब ये यहां पर आ जाएगा तो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी के क्यू क्यू बाय ए। बताओ इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सेम है? आप कहोगे हाँ सर सेम है। तो मैं कहूंगा यहां पर वर्क डन हमारा जो होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, तो वर्क डन हमारा कितना होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा जो यहां पर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, जीरो, क्योंकि दूरी जो थी वो सेम थी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी रहेगी, आप कहोगे सेम रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है डॉक्टर साहब को? आप कहोगे हाँ सर क्लियर हो रही है। और कुछ समझाना है इसमें? यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा है, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये एनसीईआरटी की लाइंस है हमारी। कह रहे व्हाई इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ऐसे करके ये हमारे पॉजिटिव चार्ज से, और यहां पर हम बात करेंगे तो यहां हमारे ये न्यूट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है और न्यूट्रॉन्स भी हैं। अब देखो जरा, हर किसी भी मास के अंदर, कोई भी हमारे दो मासेस हैं उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है, लेकिन क्या आपने कभी ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस किया है अपने साथ में जो बैठा हुआ बंदा है? कभी आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपके आजू बाजू में लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आपने उनके बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील किया है? आप कहोगे नहीं किया है। लेकिन क्या सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह है, लेकिन क्या सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है? हाँ हो रहा है, क्योंकि वो सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रहा है उसको, वो घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे करके सर्कल में घूम रहा है, तो इसका मतलब वो घूमने वाली जो इसको फोर्स मिल रहा है वो कौन दे रहा है? तो आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन क्या आपने अपने पड़ोसी जो भी आपके बराबर में बैठा हुआ है, जो आपके साथ चल रहा है, उसमें आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को फील किया है? तो आप कहोगे नहीं। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वहां पर जो मासेस हैं, मासेस आर वेरी लेस, मासेस आर वेरी लेस, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए फील नहीं करते हो। तो प्रोटॉन के मासेस कैसे होंगे? वो तो और ज्यादा छोटे होते हैं। क्या दिखा रहा है यहां पर? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन कंसीडर्ड वीक। क्यों वीक फील हो रहे हैं ये बताना है। बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज स्मॉलर। क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट स्मॉलर है इस वजह से? नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं है। बिकॉज द मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल, ये वाली बात हमारी सही है। मास ऑफ प्रोटॉन कैसा है? बहुत छोटा है। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर मच स्ट्रॉन्गर। देखो स्ट्रॉन्गर तो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है स्ट्रॉन्गर, उससे भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स है जो अट्रैक्टिव है। रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है। बिकॉज बोथ फोर्स आर रिपल्सिव, ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है। तो फील तो होना चाहिए, दोनों फोर्स रिपल्सिव है तब भी फील तो होना चाहिए। फील ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मासेस हमारे बहुत कम है। तो ये हो गया हमारा 149 क्वेश्चन का, बिकॉज द मास ऑफ द प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक डाइपोल रख दिया है हमारा जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे रखा है 3.5 माइक्रो कूलाम का, यहां पर भी 3.5 माइक्रो कूलाम, ये नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। आर प्लेस एट अ डिस्टेंस 4.2 सेंटीमीटर, इनके बीच की जो दूरी है वो भी दे रखी है। इस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारी 5.87 इंटू 10 की पावर 5
न्यूटन पर कूलम। कह रहा व्हाट विल बी द मैक्सिमम टॉर्क, टॉर्क कैसा चाहिए इसको, मैक्सिमम। तो टॉर्क मैक्सिमम हमारा क्या होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि पीई साइन थीटा, साइन 90 रखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगी वैल्यू। पी की जगह पे लिखते हैं Q इंटू एल। क्यू हमारा कितना है, आप कहोगे 3.5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 6 माइक्रो है, इसलिए माइनस का 6, ये तो हमारा Q हो गया। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4.2 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर माइनस का 2। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L में ये जो 2L है डॉक्टर साहब, ये टोटल लेंथ है हमारी, ये हमारी टोटल लेंथ है। गलती मत करना कि 2 अलग लिखो और जो लेंथ गिवन है वो अलग लिखो, ये गलती मत करना आप। दिस इज द टोटल लेंथ, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये हो गया, P हो गया ये पूरा, और E की जगह पे हम लोग लिखेंगे 5.87 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये हो गई हमारे पास में टॉर्क मैक्सिमम। अब पॉइंट आता है कि सर मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता हूं कि कैसे कैसे करके मैं इसको कैलकुलेट करूं, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है कैलकुलेशन। तो मैं कहूंगा बेटा सबसे पहले पावर्स पे खेल खेला करो, माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 8 और प्लस का 5, माइनस का 3, 10 की पावर माइनस का 3। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा सा आसान लगने लगा होगा, 3.5, 4.2 और 5.8, ठीक है। मैं इस 5.8 को 6 मानूंगा और इस 4.2 को 4 मानूंगा, तो 6 4 जार 24, ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू में 3.5। अब थोड़ा सा और आसान लगने लगा होगा, चलो कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 24 की 35 से मल्टीप्लाई करके एक जगह पॉइंट लगा देंगे, 5 4 जार 20 कैरी 2, 5 2 जार 10 और 2 12, 3 4 जार 12 कैरी 1, 3 2 जार 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 0 4 7 1 8। एक के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 8.4, सॉरी 84 बनेगा हमारा, 84 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। ये नियरली इक्वल है, मतलब एग्जैक्टली इक्वल नहीं कह रहा मैं, नियरली इक्वल है। तो ये हो जाएगा 84 के आसपास इंटू 10 की पावर माइनस 3। मुझे ऐसे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं अभी आते हुए। अभी क्वेश्चन अधूरा है। ऑल्सो ऑब्टेन द वर्क मस्ट बी डन टू टर्न द डाइपोल फ्रॉम 0 से 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री के लिए अगर हम इसको घुमाएंगे तो हमारा वर्क डन कितना होगा, वो भी हमसे पूछा है, वो चेक कर लेते हैं कितना होगा। डॉक्टर साहब 180 डिग्री पे अगर हमें घुमाना है डाइपोल को तो क्या घटना घटेगी, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होता है, पीई 1 माइनस कॉस थीटा। या छोड़ो, इसको भी छोड़ो, मैं तुम्हें पूरा ही दिखाता हूं। वर्क डन इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा डी थीटा, यही तो होता है, इंटीग्रेट करेंगे, हाँ या ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो इसका तो वर्क डन आ गया। पीई तो हमारा पीई ही रहेगा, इनटू में साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा रहेगा ना, तो ये आएगा माइनस का कॉस। 0 से 180 घुमाना था तो माइनस लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लगाते हैं, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो अपर लोअर माइनस अपर करेंगे, तो ये आ जाएगा पीई कॉस 0 माइनस कॉस 180। सही है, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 180 माइनस 1 फिर से हो जाएगा, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पीई। ये हो गया हमारा वर्क डन। क्या मेरी बात समझ रही है जनता या नहीं समझ रही है? आप कहोगे हाँ सर समझ रहे हैं। अच्छा, अपना ने जो वैल्यू निकाली है ये पीई की ही वैल्यू है, 84 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 84 और 85। बेसिकली ये मेरा कैलकुलेशन जो है ये मैंने आपको थोड़ा सा नियरली इक्वल दिखाया है, मैं ऑप्शन के हिसाब से चला जाता हूं। 85.26 पे जा रहे हैं दोनों में, देखो 85 85 दे रहा है ना, तो मैं लिखूंगा 85.26 की 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो आंसर मेरा जो आएगा वो कितना आएगा, 6 2 जार 12 कैरी 1, 2 2 जार 4 और 1 5, 5 2 जार 10 कैरी 1 और 8 2 जार 16 और 1 17। ये हो गया हमारा इंटू 10 की पावर माइनस का 3। 2 पॉइंट को और खसकाएंगे वहां पर, तो हो जाएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 1। ये हमारे पास में आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है, पहला या तीसरा? पहला, ये जा रहा है पहला ऑप्शन हमारा सही जा रहा है। गेटिंग इट और नॉट, सारी चीजें समझ आ रही हैं? आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। For a uniform electric field along x axis the equipotential surface, यहां पर बहुत जरूरी बात है,
कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है डॉक्टर साहब, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर, और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो किस तरफ होती है? घटते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। डायरेक्शन इज अलोंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल। डायरेक्शन इज अबाउट डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जहां पोटेंशियल हमारा घटता होगा। तो पॉइंट क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब यहां पर पॉइंट यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। अगर मैं ऐसे करके दिखाऊंगा तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, और ये है हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको यहां पर दिख रही है डॉक्टर साहब, वो दिख रही है इस तरीके से, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं तो ये बात गलत नहीं होगी। क्या कहूं? अगर क्या कहूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, तो क्या वाई एक्सिस में हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है? हाँ, तो आप कहोगे हाँ। तो ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो, हाँ, उस पे हो जाएगा। क्या जेड एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है? आप कहोगे हाँ। तो ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर हो किसके? एक्स एक्सिस। सही बात है, बिल्कुल। प्लेन पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन में कहीं पर भी, मतलब वाईजेड प्लेन में पैरेलल, जो वाईजेड प्लेन है उसमें पैरेलल, तो वो सब क्या सब जितना भी वाईजेड प्लेन है, ये वाईजेड प्लेन है, इसमें यहां पर ऐसे ऐसे कहीं पर भी रख दो, वो एक्स एक्सिस के कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये वाली बात भी हमारी कैसी है? सही है। इसको आप 3D में देखेंगे तो अपने रूम को समझ ले। एक रूम है, एक रूम का एक कॉर्नर ले ले, कॉर्नर में एक एक्सिस को एक्स एक्सिस ले ले, उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या वाई एक्सिस में हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है? आप कहोगे हाँ। क्या जेड एक्सिस में हो सकता है? हाँ। यानी कि परपेंडिकुलर जो भी चीज है एक्स एक्सिस के, उसमें हो सकता है। तो पहली बात तो हमारी सही हो गई। फिर उसके बाद एक दीवार बनाएंगे वाई और जेड एक्सिस से। उस वाई और जेड एक्सिस में कोई भी हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकती है। यार वाई और जेड प्लेन जो है वो एक्स एक्सिस के तो परपेंडिकुलर ही है ना, तो एक्स एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल हाँ, ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब? बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों हमारे सही हो जाएंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज बाउट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। एक पॉइंट चार्ज है, इसको हमने यहां पर, ये पॉइंट चार्ज है, इसको कंडक्टिंग स्फीयर के पास रखा। अब पॉइंट चार्ज है, इससे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, अगर ये स्फीयर नहीं होता, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो ऐसे करके सीधे सीधे निकल जाती है। जैसे ये पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती वो इस तरीके से निकल जाती हैं स्ट्रेट। हाँ कि ना? आप कहोगे हाँ सर, निकल जाती। लेकिन क्या हुआ कि जब ये कंडक्टर यहां पर आ गया, तो इसकी जो नियर सरफेस है, ये नियर वाली सरफेस है और ये फार वाली सरफेस है। नियर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा नेगेटिव, और जो फार सरफेस पे इस पे चार्ज इंड्यूस होगा पॉजिटिव, दूर वाली सरफेस पे। तो जो नेगेटिव वाली चीजें हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, वो नेगेटिव में एंटर करती हैं, ऐसे करके नेगेटिव में एंटर करती हैं और पॉजिटिव से निकलती हैं। लेकिन अंदर की तरफ कैसी होंगी डॉक्टर साहब? अंदर की तरफ वो जीरो हो जाएंगी। अंदर की तरफ जीरो, इनसाइड जीरो है। देखो जरा, इनसाइड सब में कैसी दिख रही है? जीरो। यहां वाले क्वेश्चन में देखेंगे, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, यहां से देखो दूर की तरफ कोई चार्ज, कोई स्फीयर नहीं रखा हुआ था, तो बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट जा रही थी। लेकिन ये कंडक्टिंग स्फीयर रखे होने की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो नेगेटिव में हमारी लाइंस घुस रही हैं और पॉजिटिव से हमारी लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें यहां पर भी एंट्री मार रही है, देख रहे हो? तो यानी कि यहां पर क्या दिखेगा आपको? लगेगा कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि ये कंडीशन इसमें दिख रहा है आपको सीधी सीधी निकलती हुई। सीधी सीधी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैंड होना है यहां पर। सीधी सीधी कब निकलती है? जब सिर्फ आइसोलेटेड चार्ज रखा हुआ होता। यहां पर अंदर आता हुए दिख रही है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर। गेटिंग इट और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन, work done in moving a charge from one point to other inside a uniformly charged conducting sphere is। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर हमारा जो है, यूनिफॉर्मली वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू
अदर, हाँ ठीक है। कैसा है ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर है। अब यहां पर ये बताओ जरा, दो कंडीशन है यहां पर। दो कंडीशन ये है कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्या ये हॉलो है या अगर ये हॉलो है, अगर ये हॉलो है तो हॉलो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कैसा है हमारा, कांस्टेंट। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये इक्यू पोटेंशियल बना, इक्यू पोटेंशियल बन गया। अब अगर ये इक्यू पोटेंशियल बन गया डॉक्टर साहब, तो वर्क डन कैसा हो गया, जीरो हो गया। अरे चेंज ही नहीं हो रहा पोटेंशियल, हर जगह एक जगह से दूसरी जगह जाने में पोटेंशियल कैसा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। और मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो फोर्स भी कैसा होगा, जीरो, तो वर्क डन भी हमारा कैसा हो जाएगा, जीरो। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑलवेज जीरो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आप कहोगे हाँ सही बात है। लेकिन 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 अगर ये हमारा हॉलो, ये कंडक्टिंग स्फीयर जो है ये सॉलिड होता, अगर ये सॉलिड होता तो यहाँ पर वर्क डन डिफरेंट हो जाता, क्योंकि वहां पर फिर पोटेंशियल वेरी करता है। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है जिसपे टोटल चार्ज हमने क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। हाँ ठीक है, बहुत सही। अब ये सॉलिड स्फीयर है यार, सॉलिड स्फीयर है, इन्होंने बोल रखा है स्फीयर। अगर ये शेल होता, अंदर से खोखला होता तो अलग बात होती। ठीक है, एक सेकंड, ये वाला क्या था हमारा, कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस कर दिया। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था, यहाँ पर कंडक्टिंग शेल होना चाहिए था, हॉलो होना चाहिए था। वर्क डन इज इन मूविंग, वर्क डन इन मूविंग a charge from one point to other inside a uniformly charged conducting sphere is, देखो डिफर करेगा। अगर ये दोनों चीजें मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर इफ सॉलिड स्फीयर है ये, तो वर्क डन जीरो नहीं होगा, लेकिन अगर हॉलो है, हॉलो स्फीयर है, तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। आप इसको हॉलो लेकर ट्रीट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहां पर इन्होंने स्फीयर बोला, ये सॉलिड स्फीयर के लिए है। सॉलिड स्फीयर में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से लेके सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सरफेस पे ई हमारा मैक्सिमम होता है, और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सॉरी आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर का हो जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हमारे ग्रेविटेशन में भी बनते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी यही चीज आती है, तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो वहां पर भी आपको इजिली समझ आ जाएंगी चीजें। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब वेक्टर पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड, यहां पर लोग क्या सोचते हैं, यहां पर लोग सोचते हैं जैसे ये प्लेन बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया। लोग अपवर्ड को नॉर्थ समझने लगते हैं। अरे नॉर्थ डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ थोड़ी है, नॉर्थ डायरेक्शन तो हमारे सामने है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसे ही तो करेंगे हम लोग। तो लोग क्या समझने लगते हैं, लोग समझने लगते हैं नॉर्थ इज अपवर्ड। नॉर्थ जो है वो दिखाया है, ये 2D प्लेन हमारी कॉपी, हमारा बोर्ड यहाँ पर ऊपर की तरफ शो कर रहा है। आप जब कॉपी पे लिखेंगे तो नॉर्थ आपका सामने आएगा, अपवर्ड ऊपर की तरफ आएगा। तो ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा क्लियर रखेंगे कि अपवर्ड का मतलब नॉर्थ डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो कह रहा है एक वेक्टर है जो अपवर्ड है, अपवर्ड में बाहर की तरफ मान लूं, ये हो गया ए वेक्टर, और बी वेक्टर पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ, बी वेक्टर हमारा नॉर्थ की तरफ है, ये बी वेक्टर है, और जो ए वेक्टर है उसके लिए मैं डॉट दिखा दूं ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ। तो राइट हैंड कर्ल रूल के हिसाब से अगर डायरेक्शन चाहिए हमको ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, प्लेस योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए हमारा अपवर्ड है बाहर की तरफ, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ बी, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये ए की तरफ, ए हमारा अपवर्ड ऐसे है, आप लोग जब कॉपी पे लिखोगे तो आपका अपवर्ड ऐसे होगा, नॉर्थ की तरफ मोड़ोगे तो ये डायरेक्शन आएगी, अपवर्ड नॉर्थ की तरफ मोड़ा तो ये डायरेक्शन आ गई, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, अलोंग वेस्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है जनता दल? आप कहोगे हाँ सर हो तो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज 4 कूलम फ्रॉम प्लेस वेयर पोटेंशियल कितना है, माइनस का 10 वोल्ट है, टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, V की वैल्यू फाइंड करना है। हमने कहा वर्क डन इज इक्वल टू Q डेल्टा V होता है डॉक्टर साहब। डेल्टा V इज नथिंग बट V फाइनल माइनस V इनिशियल। वर्क डन कितना दे रखा है डॉक्टर साहब हमारा 100 जूल।
चार्ज कितना दे रखा है 4 कूलम, 4 ने 100 को काटा तो 25 बना, 25 इज इक्वल टू वी फाइनल, फाइनल हमारा कह रहा है वी है और इनिशियल कह रहा है माइनस का 10 है, तो माइनस 10 और माइनस प्लस का 10, प्लस का 10 इधर पहुंचा तो ये माइनस का हो गया, तो बचा कितना 15 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is placed in an electric field of intensity E. Dipole acquire a position such that, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, such that the axis of dipole makes an angle theta with the direction of field। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास रखी हुई है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है एट एन एंगल थीटा, ठीक है। तो यहां पर हमारा टॉर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आपने कहा था पीई साइन थीटा, मैं नहीं कह रहा, आप लोग ही कह रहे हैं पीई साइन थीटा। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। पहले टॉर्क बताओ, टॉर्क का ये समझ में आया पीई साइन थीटा, आप कहोगे हाँ सर समझ में आ गया। तो कह रहा है कि अज्यूमिंग दैट द पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री पे कितनी है, जीरो है, 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल रिस्पेक्टिवली, कितनी होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी ये बताना है। क्या मुझे ये पता है कि 90 हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, डाइपोल का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और इसको हम थीटा एंगल पे इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, 90 पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेते हैं। याद होगा सब लोगों को क्या बताया था मैंने, याद है किसी को, नहीं याद है, नहीं याद है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन जो था हमारा वो क्या हो रहा था, माइनस का पीई कॉस थीटा, माइनस का पीई कॉस थीटा। कब की कंडीशन में बताया था, जब हम रेफरेंस कैसे करके ले रहे हैं, रेफरेंस पे हम 90 लेते हैं तो हमारा रेफरेंस होता है ये 90 पे जीरो हो जाता है और 1 माइनस ये तुम्हारा जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये याद है किसी को फॉर्मूला, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो इससे फॉर्मूला क्या बन के निकल के आया, पीई साइन थीटा और माइनस का पीई कॉस थीटा। गेटिंग इट और नॉट, अरे हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फोर्स बिटवीन टू चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या पता लगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका जो ग्राफ होगा लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कैसा होगा, लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा ग्राफ आ जाएगा हमारा, थर्ड वन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ होगा। एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा, एग्जैक्टली कब होता है, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता तब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता, लेकिन अभी ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर विद एंड पॉइंट। इसके एंड पॉइंट हमको दे रखे हैं यार। पहला है, मान लो इसका R1 है 4i माइनस का 4j प्लस का 0k, ये R1 हो गया। दूसरा R2 दे रखा है माइनस का 2i माइनस का 2j माइनस का प्लस का 0k, 0 दे रखा है ना, तो प्लस का 0k। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं तो पहले डेल्टा R निकालूंगा, डेल्टा R R2 माइनस R1 माइनस 2 माइनस ऑफ ये माइनस का 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 6i माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 माइनस का 2 ये बनेगा प्लस का 2j और वो तो 0 है ही है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा डॉक्टर साहब, ये मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ माइनस के 6 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 6 ही लिखूंगा मैं और 2 का स्क्वायर 2, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट में 40, रूट में 40 कितना बनेगा, 2 2 4 इंटू में 10, 2 रूट 10, ये बनेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये PYQ लग रहा है मेरे को, ये PYQ है, लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब लास्ट से लास्ट ऐसे करके। अब यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार इतना बड़ा सा क्वेश्चन है कैसे करके ही सॉल्व करें। यहाँ पर कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ये हमारे पास में, ये हमारे पास ऐसे समझ लें कि एक कॉमन पॉइंट है, ये हो गया और ये हो गया। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनकी जो स्ट्रिंग है जिनसे ये बंधे हुए हैं उनकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L है और उनकी जो बीच की दूरी है इनिशियल वो है D, ये इनिशियल दूरी है।
अपॉर्ट बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन, दोनों पे चार्जेस दे रखे हैं जिसकी वजह से इन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और इसके म्यूचुअल अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से ये डी दूरी पे रखे हुए हैं। अब कह रहे चार्ज बिगिन टू लीक, यहां से चार्ज लीक होना शुरू हो गया, यानी कि चार्ज रिड्यूस हो रहा है। क्यू चार्ज था, धीरे धीरे करके क्यू हमारा घट रहा है। तो जब क्यू घटेगा तो जो रिपल्शन है वो रिपल्शन कम होगा और ये करीब आने लगेंगे। करीब आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे, यानी कि जो इनके बीच की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में। तो कह रहा है कि देन v कैसे करके, यानी कि जो वेलोसिटी है इनकी वो कैसे करके वेरी करेगी विद x। तो मैंने कहा यार इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट लगाना है हमको, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कहता है ये, कहता है कि अगर दो चार्जेस हमारे आ रहे हैं और उनका जो बीच का सेपरेशन है वो मान लो x है, इनकी वेलोसिटी v हो रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो इनकी काइनेटिक एनर्जी है, एक की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। बाकी सारी चीजें हाफ एम के क्यू स्क्वायर ये कांस्टेंट, मतलब एक कंडीशन पे आके ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, सिंपल वो रहेगी के क्यू बाय आर होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो मैं यहां से कहूंगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस का 1/2। v जो होगी वेलोसिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर माइनस का 1/2 पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के हिसाब से। जिस कंडीशन पे किसी भी एक कंडीशन पे हम इनका कोई चार्ज तो मानेंगे ना, q मत मानो e मान लो, e चार्ज मान लो या q डैश मान लो, कुछ भी चार्ज मान लो। तो इस तरीके से किसी कंडीशन पे इनका जो भी चार्ज है उस टाइम पे इनकी जो वेलोसिटी है वो मैंने चेक कर ली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने इक्वेट कर दिया। तो हमारे पास में जो आंसर आया कि v इज इनवर्सली, या डायरेक्टली कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस का 1/2। इनवर्सली कहेंगे तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 और डायरेक्टली कहेंगे तो माइनस का 1/2 बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, a positively charged particle is released from rest in a uniform electric field, the electric potential energy of the charge। कॉन्सेप्ट है यहां पर, समझते हैं बेटा, बहुत जरूरी है। मैं सब चीजें लिखवा चुका हूं आपको, मैं आपको सारी चीजें लिखवा चुका हूं। अगर फोर्स फील्ड, इफ फोर्स फील्ड इज अट्रैक्टिव, अगर फोर्स फील्ड हमारा कैसा है, अट्रैक्टिव है, तो पहला पॉइंट, करीब जाने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। दूसरा, दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। इसी को दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे, पहला स्टार बना के, दूसरा स्टार बना के। दूसरे वर्ड में हम इसको कैसे करके डिफाइन करेंगे बेटा, दूसरे वर्ड में हम ऐसे करके समझते हैं। अच्छा ये बना दिया स्टार। इफ फोर्स फील्ड इज रिपल्सिव, अगर फोर्स फील्ड हमारा कैसा है, रिपल्सिव है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, करीब जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, दूर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब इसको समझते हैं कैसे करके। जैसे ये मार्कर या स्टाइलस है, इसको अगर मैं ऐसे करके छोड़ूंगा तो ये नीचे जा रहा है, यानी कि नीचे की तरफ इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ खींचा जा रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स है। तो अब नीचे लेके जाने में मेरी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अगर मैं इस स्टाइलस को ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूं या अपनी बॉडी को ही मैं जमीन से ऊपर की तरफ लेकर जाता हूं, तभी मुझे थकान महसूस होती है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो रही है, यानी कि मेरी जो एनर्जी है वो खर्च हो रही है, सॉरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो खर्च हो रही है ना। तो एनर्जी यहां खर्च हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कब करेगी, जब मैं काम करूंगा, मेरी मेहनत लगेगी। यहां पर क्या हो रहा है, अब मैं इसको किसी भी स्टाइलस को ऐसे करके छोड़ दूं, अपने आप से जा रहा है, या इसको लेकर जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो फोर्स फील्ड अगर हमारा रिपल्सिव है,
फोर्स फील्ड अगर रिपल्सिव, यानी कि ये दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए रिपेल कर रहे हैं इसको, ये दूर भेजना चाह रहे हैं, तो अगर मैं इसको करीब लेकर आ रहा हूं तो मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और अगर मैं इसको दूर लेकर जा रहा हूं तो दूर तो ये फील्ड ही अपने आप से भेज रहा है इसको, तो मेरा काम करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं यहां पर, a positively charged particle is released from rest in a uniform electric field, the potential energy क्या होगा ये बताना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो मूव करता है। आप कहोगे हाँ, यानी कि इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे अट्रैक्शन आता है और ये यहां की तरफ मूव करता है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट से छोड़ू और ये अपने आप से यहाँ अट्रैक्टिव फील्ड की तरफ ही जाए या लेकर जाया जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसकी, तो आप कहोगे डिक्रीज हो जाएगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, गलत बात हो गई, कांस्टेंट नहीं रहेगी। इंक्रीज करेगी, नहीं करेगी। डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली बात हमारी सही हो गई। डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, अपोजिट क्यों जाएगा, ये तो फील्ड की तरफ जाएगा ना, तो ये वाली बात भी हमारी कैसी हो गई, गलत हो गई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इनको आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू चार्जेस Q एंड माइनस का 3Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन एक्स एक्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही बार कराया जाता है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या समझते हैं, यहां पर ये समझ लेते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा कि दो चार्जेस रखे हुए हैं हमारे, ठीक है। एक चार्ज है हमारा कितने का, एक चार्ज है हमारा Q का और एक चार्ज है हमारा माइनस का 3Q का। यहां पर हो गया माइनस का 3Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है डॉक्टर साहब D। separated by a distance d, where should a third charge 2Q be placed such that it will not experience any force। 2Q का जो चार्ज रखना है हमको वो रखना है डॉक्टर साहब। तो अगर मैं करीब छोटे वाले के करीब रखूंगा तभी वो इक्विलिब्रियम में आएगा, अदरवाइज अगर मैं इसके पास रख लूंगा तो वो इसको खींच लेगा ज्यादा फोर्स से। तो हमें क्या करना है, ऐसी जगह रखना है जहां पर डिस्टेंस कम हो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कम है। देखो फोर्स जो होता है ना वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, Q1 Q2 पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो Q तो यार इसका छोटा ही है। अब ये वाला Q जो दूसरा वाला 2Q रखूंगा तो ये तो दोनों के लिए रहेगा, जब इसका फोर्स निकालूंगा तब भी ये 2Q आएगा और जब इसका फोर्स निकालूंगा तब भी ये 2Q आएगा। तो प्रोडक्ट को बड़ा करने के लिए या तो ये दोनों नंबर बड़े हों, फोर्स को बराबर, हमें फोर्स को बराबर करना है, तो फोर्स को बराबर करना है तो ये दोनों यहां से जब मल्टीप्लाई होगी ये आएगा 2Q स्क्वायर और यहां से मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा 6Q स्क्वायर। तो यानी कि फोर्स तो इसका ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मैं चार्जेस के हिसाब से देखूं तो यार फोर्स इसका बड़ा हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डिस्टेंस घटाना पड़ेगी ताकि इसका फोर्स बड़ा हो जाए। लेकिन मुझे तो फोर्स को बराबर रखना है। दो कंडीशन हमारे पास आ रही हैं, दो कंडीशन के हिसाब से फोर्स जस्टिफाई होगा, एक तो Q1 Q2 के हिसाब से और एक डिस्टेंस के हिसाब से। तो या तो तुम Q1 Q2 का प्रोडक्ट ज्यादा कर दो या तो डिस्टेंस को कम कर दो, तभी तो फोर्स को कंपनसेट करोगे। अब यार Q1 Q2 तो अपना फिक्स है, तो डिस्टेंस को ही मैं आगे पीछे कर सकता हूं, तो इसकी डिस्टेंस कम कर दो ताकि फोर्स बढ़ जाए, क्योंकि इसका तो फोर्स बढ़ा हुआ है Q1 Q2 की वजह से। डिस्टेंस कम करने से इसका फोर्स घट जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? तो मैंने इसको यहां पर ये दूरी कितनी मान के चल दी, x, बची डिस्टेंस मेरी हो जाएगी d माइनस एक्स। हाँ की ना? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इसका फोर्स आएगा F नहीं लिखते, सीधे सीधे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, Q 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका फोर्स रखेंगे हम K 2Q, माइनस नहीं लगाते हैं, माइनस प्लस तो डायरेक्शन बता रहा है, 3Q अपॉन d माइनस एक्स का स्क्वायर। बेसिकली मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, इसको समझ लो कि क्या हो रहा है। ये जो चीज है इसको ये ओए 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 प्लस का Q है ना, ये भी धक्का लगाएगा, ये भी धक्का लगाएगा। रुको 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 रुको, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, यहां तो रखना ही नहीं है, इधर तो रखना ही नहीं है डॉक्टर साहब। कहाँ रखना है हमको, बाहर रखना पड़ेगा। अरे यार देखो ये भी तो देखना होता है, ये अलग पॉइंट है, मुझे रखना होगा इस तरफ। ये Q है, ये 2Q है और ये
3q है माइनस का। सोचो जरा, इस पे नेट फोर्स 0 चाहिए, तो ये वाला इसको क्या करेगा? तो आप कहोगे सर ये वाला तो इसको धक्का लगाएगा यहाँ की तरफ, तो ये वाला इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। सोचो अगर मैं यहां पर रख दूं तो ये इसको धक्का लगा रहा है यहाँ की तरफ, और ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ की तरफ, तो इस पे नेट फोर्स 0 कहां होगा? ये तो फोर्स सेम डायरेक्शन में है। नेट 0 करने के लिए दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए और 180 के एंगल पे होने चाहिए, तो उस कंडीशन में तो यहां पर आएगा ना। ये दूरी हमारी थी d और ये दूरी हमने कितनी ले ली? x। अब कर दो फोर्स को इक्वल, तो ये हो जाएगा हमारा k 2q इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा k 3q इंटू क्यू। इसकी वजह से इस पे देख रहे हैं 2q, 3q इंटू 2q अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ आई? आप कहोगे हाँ सर आई। अब क्या करें? यहां से देखें, k कैंसिल, क्यू 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 के, ये कैंसिल हो गया। यहां पर बचा 2/x स्क्वायर, और यहां पर बचा d अपॉन 3 अपॉन डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा। सही जा रहा हूं मैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा हूं, अगर करता होगा तो बता देना। ये बनेगा हमारा √2 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर, और ये बनेगा √3 अपॉन डी प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर। मैं सही हूं ना? अच्छा 2 भी तो था यार, ये 2 ने 2 को भी तो काटा, 2 ने 2 को काटा, तो यहां से कितना बचा? नहीं जा रहा हूं मैं सही, रुको, नहीं जा रहा हूं, एक 2 भी तो था यार। 2 ने 2 को काटा, यहां से कुछ नहीं बचा, यहां से सब कैंसिल, यहां बचा हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से बचा सिर्फ 3 अपॉन डी प्लस एक्स का स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा डी प्लस एक्स इज इक्वल टू √3x। सही है ना? पॉइंट इज दिस कि मैंने यहाँ पर अंडर रूट ले लिया और सबके स्क्वायर हटा दिए, √3 को √3 बना दिया, सबके स्क्वायर हटा दिए। अब x को यहाँ पर भेजा तो ये आ जाएगा √3 माइनस का 1x इज इक्वल टू डी। तो x बराबर कितना आ जाएगा डॉक्टर साहब? d अपॉन √3 माइनस 1, d अपॉन √3 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारा। कहां की तरफ? प्लस के q से लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट ऑफ प्लस का q। अच्छा अभी भी पूरा नहीं आया, रुको फिर और थोड़ा सा एक स्टेप और चाह रहा है ये आ गया ना, d अपॉन √3 माइनस 1, इसको कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो करना आता है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा d √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे यार √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, यही तो बनेगा। तो 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, तो आंसर बनेगा d/2 √3 प्लस 1। ये हो गया हमारा x बराबर लेफ्ट ऑफ q, q के लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट ऑफ q। कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट d/2 नहीं है, d/2 नहीं है, लेफ्ट ऑफ q 1 प्लस √3, यही वाला थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का, इसको चेक कर लेते हैं। असर्शन रीजन, ठीक है, क्या बोल रहा है यहां पर? असर्शन और रीजन में हमारे पास में क्या बोल रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या करेंगे इसको, देखें। Consider a conducting sphere of radius r. Now charge q is placed in front of sphere. Electric potential at O is. यहां पर क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है, ठीक है। किस पे? कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फीयर, एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया। नाउ चार्ज q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट O। यहां पर पोटेंशियल बताना है, क्या होगा? तो वो कह रहा है KQ/R, यहां का पोटेंशियल। यार इस चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल की अगर बात करी जाए तो बात तो सही है, हाँ यार इतना ही होगा, KQ/r, r कैपिटल R इसकी रेडियस है, स्मॉल r, सही बात है। अब दूसरी रीजन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज 0। इस पे जो चार्ज आया है नियर वाली सरफेस इस, देखो जरा प्लस के Q के चार्ज की वजह से यहाँ नियर सरफेस पे माइनस का Q आया है, सॉरी माइनस का चार्ज आया है, और यहाँ पर जो चार्ज आया है वो कितना आया है? प्लस का Q। अच्छा एक और चीज, ये जो इंड्यूस चार्ज है ना,
इंड्यूस चार्ज, ऐसा नहीं है कि ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये अनसिमेट्रिकली, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन पोटेंशियल तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है यार, जितना चार्ज इस तरफ पॉजिटिव आया उतना ही चार्ज यहां पर नेगेटिव आया है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो तो जीरो हो ही जाएगा। बात सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता तो वो जीरो नहीं होती। अगर मैं इस तरीके से इंड्यूस की बात करता तो इंड्यूस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकती थी। ठीक है, पॉइंट क्या है यहां पर हमारे पास कि क्यू चार्ज की वजह से इस आर दूरी पर हमारा जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, तो आपने कहा के क्यू बाय स्मॉल आर, मैंने कहा हाँ सही बात है, पहली बात सही हो गई। दूसरी बात क्या कह रहा है कि यहां पर जो इंड्यूस चार्जेस आए हैं इनकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर ड्यू टू इंड्यूस चार्ज इज जीरो, ये वाली बात भी सही है। लेकिन इस बात का और इस बात का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि असर्शन एंड रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये वाली चीज हमारी यहां हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्ज प्लस का क्यू आर फिक्स्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, यहां पर प्लस का क्यू, यहां पर प्लस का क्यू रख दिया हमने। अब कह रहा है कि O इज द पॉइंट एग्जैक्टली इन द मिडिल, O मिड पॉइंट है। ऐसे करके दिखा देता हूं, फोटो में आप लोगों को शायद सही से ना दिखता हो तो मैं इसको इस तरीके से दिखा दे रहा हूं। ये मेरे पास में क्या हो रहा है, एक चार्ज है हमारा प्लस का क्यू, दूसरा चार्ज है हमारा प्लस का क्यू। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है, घटना घटती है। घटना ये घटती है कि यहां पर इसका है ये मिड पॉइंट, इसको O नाम दे दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अ चार्ज प्लस का Q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस लेफ्ट ऑफ O, O के लेफ्ट से, यहां से एक चार्ज को हमने यहां रेस्ट पे रखा हुआ है और उसको रिलीज किया है। तो द स्पीड ऑफ चार्ज इज मैक्सिमम एट O, O पे आके कैसी होगी स्पीड वो देख रहे हैं, मैक्सिमम कह रहा है, मैक्सिमम होगी। तो मैंने कहा यार ये वाला जो चार्ज है इसको रिपेल मारेगा प्लस के Q को, और ये वाला इसको भी रिपेल मारेगा, लेकिन इसका वाला जो इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, तो जो फोर्स ये लगा रहा है ये 1 है, ये वाला जो रिपेल मार रहा है ये 1, और ये वाला जो फोर्स लगा रहा है ये 2। तो यहां पर क्या दिखेगा कि फोर्स 1 इज ग्रेटर देन फोर्स 2, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स O पॉइंट होगा। टुवर्ड्स कहां होगा, O पॉइंट, हाँ या ना? आप कहोगे हाँ, O पॉइंट की तरफ एक्सेलरेशन होगा, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ेगी O पॉइंट की तरफ। फिर जैसे ये O पॉइंट को क्रॉस करेगा यहां की तरफ आएगा तो इस वाले का फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, रिपेल मारने वाला, तो यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दूसरी तरफ, यानी कि रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा जैसे ये O पॉइंट को क्रॉस करेगा। तो ये तो समझ आ गया कि जो स्पीड इसकी मैक्सिमम होगी वो कहां पर होगी, O पॉइंट की तरफ, और यहाँ O पॉइंट पे इसका इक्विलिब्रियम भी दिख रहा है। O पॉइंट पे कैसा दिख रहा है इसका इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, डिस्प्लेस करें स्लाइटली एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में नहीं कह रहा। इक्विलिब्रियम कहां की तरफ है इसका, एक्स एक्सिस में, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पॉइंट क्या पता लगा कि जैसे ये यहां की तरफ बढ़ेगा इसकी रफ्तार बढ़ेगी, और रफ्तार अगर बढ़ रही है तो O पॉइंट पे आके रफ्तार मैक्सिमम, फिर उसके बाद यहां से रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा। जैसे ये O पॉइंट को क्रॉस करेगा रिटार्डेशन इसका क्या हो जाना है, शुरू हो जा रहा है। तो O पॉइंट पे इसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, स्पीड इज मैक्सिमम। स्पीड कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम, कहां पर, एट O। तो क्या पहली बात हमारी सही बोल रहा है, असर्शन हमारा सही हो गया। अब कह रहा है द स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल इज मैक्सिमम एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाली बात है, स्टेबल O पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्पीड इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम है, ये बात भी सही है। लेकिन स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज मैक्सिमम एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन, हाँ यहां पर थोड़ा सा मसला आ गया। ठीक है, समझो जरा, यहां पर क्या है ये समझते हैं। स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज मैक्सिमम एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, बहुत ही ध्यान से समझना, बारीकी है इस बात में। बारीकी क्या है बेटा, बारीकी ये है कि देखो इस पर्टिकुलर कंडीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जो आया है इसकी स्पीड मैक्सिमम आई है, बात सही है। लेकिन ये कहना कि स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज मैक्सिमम एट स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बात गलत है, ये कोई कंडीशन नहीं है। ये इस क्वेश्चन में तो आया है, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आया है कि स्पीड जो है, स्पीड एट O इज मैक्सिमम, ये तो आई है निकल के।
लेकिन अगर कोई कहे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पे स्पीड मैक्सिमम ही होती है चार्ज की, तो वो गलत बात है। यानी कि ये वाली बात जो इसमें बताई है, पहला वाला जो असर्शन दिया है वो सही है। ओ पे हमारे पास इसके पास जो स्पीड आएगी ओ पॉइंट पे वो मैक्सिमम आएगी। आपने कहा ठीक, मैंने भी बोला ठीक। फिर उसके बाद क्या कंडीशन आ रही है, कह रहा है कि स्पीड जो है अगर इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या दिखेगा, इस क्वेश्चन की स्टेबल इक्विलिब्रियम पे स्पीड मैक्सिमम है, हाँ है, सही बात है। लेकिन इसने क्या बोला, कह रहा है कि हर जगह स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो कैसा होगा, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे उसकी स्पीड कैसी होगी, मैक्सिमम। तो ये बात गलत है, हर जगह के लिए कंडीशन ये वैलिड नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में इत्तेफाक से कोइंसिडेंसली यहां पर क्या हुआ है, स्पीड मैक्सिमम आ गई है। तो यहां पर क्या होगा, पहली बात सही है, दूसरी बात सही नहीं है। पहली बात सही, दूसरी बात सही नहीं है। तो क्या पता लगेगा यहां पर, असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। बारीकी है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ये सही है, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज सही है। लेकिन क्या ये चीज हर जगह सही है, कह रहा है स्पीड ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहां भी इक्विलिब्रियम पोजीशन आएंगी वहां पर स्पीड मैक्सिमम होगी। तो ये बात सही नहीं है। अरे हाँ की ना, हाँ, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सही है। तो असर्शन ट्रू हो जाएगा, रीजन कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द गिवन फिगर शो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिवन साइन ऑफ 3 चार्ज। तीनों चार्ज पार्टिकल के साइन यहां पर, गिव द साइन, साइन बताना है, नहीं साइन नहीं दिए हैं। विच पार्टिकल हैज द हाइएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, यानी कि Q बाय M रेशियो हमको चाहिए, Q बाय M रेशियो। बेसिकली F इज इक्वल टू क्या होता है, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और वी कैन से Q इंटू E, यही तो होता है। आप कहोगे हाँ सर। मैं कहूंगा एक्सेलरेशन, तो आप कहोगे फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स अपॉन मास के हिसाब से फोर्स है हमारा QE, मास है हमारा M। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी कांस्टेंट है, देखो ना यहां से यहां कांस्टेंट है कि नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप कहोगे हाँ सर कांस्टेंट है। तो मैंने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो गया, सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, Q बाई M के। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया Q बाई M के। तो जिसका Q बाई M ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, और एक्सेलरेशन ज्यादा तो उसकी बेंडिंग ज्यादा, उसकी बेंडिंग ज्यादा। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा जो बेंडिंग आ रही है वो थर्ड वाले पार्टिकल की आ रही है। 1 और 2 स्लाइडली बेंड हुए, यहां पर देखो ये स्लाइडली बेंड, और ये क्या हुआ, ये ज्यादा बेंड हुआ है ऐसे करके। तो थर्ड वाले का Q बाई M कैसा होगा, ज्यादा होगा। विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, तो थर्ड वाले का चार्ज टू मास रेशियो कैसा हो जाना है बेटा, ज्यादा हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहे एंगल मेड बाय द वेक्टर इतना इतना विद एक्स एक्सेस। सोचो जरा, अगर मैं यहां पर ऐसे करके दिखाऊं कि दिस इज एक्स एक्सेस और दिस इज वाई एक्सेस, तो I प्लस जे, आई का मतलब क्या हुआ ये, और j का मतलब क्या हुआ y एक्सेस। कितने कितने के, 1 1 के। I प्लस जे का मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 ही 1 हुआ, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो √2 आएगा। √2 यानी कि कितना एंगल बनाएगा, 45 एंगल बनाएगा। तो x एक्सेस से क्या पूछता या y एक्सेस से पूछता, ये जो वेक्टर है I प्लस जे कितना एंगल बना रहा है x एक्सेस और y एक्सेस से, तो आप कहोगे 45 बना रहा है। सेकंड ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाह, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मूवमेंट, यहां पर क्या दे रखा है अपना को, P दे रखा है 4 × 10 की पावर -9 कूलम मीटर, सॉरी, इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो रही है डॉक्टर साहब, और यहां पर ये 30 डिग्री की डायरेक्शन पे हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, हाँ कि ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और P हमको दे रखा है। तो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, PE sin थीटा, सभी लोगों को याद है। P कितना गिवन है, 4 × 10 की पावर -9, E कितना गिवन है, 5 × 10 की पावर +4, साइन कितना, आप कहोगे साइन 30 है। साइन 30 ने इस 4 को काटा तो ये 2 आया, 9 और 4 मिला के बनेगा 10 की पावर -5, और 5 2 10, तो टोटल मिला के बनेगा ये 10 की पावर -4 टॉर्क बराबर 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बेटा, और कुछ भी नहीं करना है। अधूरी लाइन है बेसिकली, ये पहली लाइन नहीं आई है जो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। कंप्लीट लाइन क्या है? कंप्लीट लाइन तब होती व्हेन देयर इज नो चार्ज, व्हेन देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ कैविटी। अगर कैविटी में चार्ज नहीं है, इनसाइड अ कैविटी, अगर कैविटी में चार्ज नहीं है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मतलब एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर यहां पर एक कैविटी है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सही बात है। लेकिन कब? जब यहां पर चार्ज नहीं है। मान लो यहां पर चार्ज है, तो फिर तो यार यहां पर चार्ज भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो क्या पता लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड अ कैविटी, कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर। तो ये बात हमारी अधूरी है, कंप्लीट करेंगे व्हेन देयर इज नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑल द पॉइंट इन द कैविटी इज इन अ कंडक्टर ऑलवेज एट सेम पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, इफ ई इज जीरो, इफ ई इक्वल टू जीरो, पोटेंशियल कैसा होगा हमारा? वहां पर कांस्टेंट होगा, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। लेकिन कब है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो? जब देयर इज नो चार्ज। ऑल पॉइंट इनसाइड, ऑल पॉइंट इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर आर ऑलवेज एट सेम पोटेंशियल। ऑलवेज क्यों? अगर मैं यहां पर एक चार्ज रख दूं, अगर मैं यहां पर एक चार्ज रख दूं तो यहां पर जो चार्ज है वो इंड्यूस करेगा माइनस का चार्ज। अरे हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ जाएगा यार, चार्ज रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो फिर पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। तो ये दोनों की दोनों लाइनें अधूरी हैं। एनसीईआरटी की लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इन अ कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर व्हेन देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ कैविटी। यहां पर भी यही चीज लिखी जाएगी, व्हेन देयर इज नो चार्ज इनसाइड अ कैविटी। तो दोनों बातें हमारी गलत है। अगर ऑलवेज की कंडीशन है, ऑलवेज की कंडीशन तभी वैलिड है जब यहां पर क्या है? व्हेन देयर इज नो चार्ज, व्हेन देयर इज नो चार्ज तभी ऑलवेज है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स हो जाएगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, असर्शन ही है यहां पर भी, कह रहे हैं व्हेन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी मैंने बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस का क्यू, और यहां पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस का क्यू। ठीक है, फोर्स फील्ड कैसा आया? आप कहोगे रिपल्सिव। जब रिपल्सिव फोर्स फील्ड है तो रिपल्सिव फोर्स फील्ड में दूर जाने पे, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर जाने पे यार खुद ही रिपेल कर रहे हैं ना, हम थोड़ी रिपेल करा रहे, खुद ही रिपेल कर रहे हैं। तो अगर रिपल्सिव फोर्स फील्ड है और दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डॉक्टर साहब? तो आप कहोगे सर डिक्रीज होगी। अरे हाँ कि ना? आपने कहा हाँ, मैंने भी बोला हाँ। अब क्या कह रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बात भी हमारी कैसी है? अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई। व्हेन टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मूव अवे फ्रॉम ईच अदर देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। ये बात हमारी कैसी हो गई है? सही। यहां पर क्या कह रहा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि डेल्टा यू इज बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको मैं कंजर्वेटिव कहूं तो सही बात है, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। गलत बात है। क्या होगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, या फिर माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो यहां पर माइनस साइन लगना रह गया है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ या ना? तो क्या पता लगेगा यहां पर? यहां पर दो ही ऑप्शन दिखा रहा है मुझे, बाकी के दो ऑप्शन मिसिंग हैं, बाकी के दो ऑप्शन मिसिंग है। पता क्या लग रहा है? पता ये लग रहा है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब ये थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है, वो देख लेंगे अपना, थर्ड या फोर्थ। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, और यहां पर असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। क्या जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन जाएगा इसके हिसाब से। अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो थर्ड ऑप्शन जाएगा। गॉट माई पॉइंट? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस 3 and -2 आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक है हमारा 3 का, 3 × 10⁻⁻⁸,
और एक है माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम। ये दो चार्जेस रखे हुए हैं और इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ये हो गया 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां जीरो होगा? देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बीच में ही कहीं जीरो होगा, ये तो तय है। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई? दूसरी बात यहां पर ये हो गई कि छोटे वाले के करीब होगा, यहां पर होगा, तो इस दूरी को मैं x मान लूं, बची दूरी को मैं 15 माइनस एक्स मान लूं, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस पॉइंट को मैं p मान लूं। इसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा यहां पर वो होगा k इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स। और इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस का k 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 डिवाइडेड बाय एक्स। आपने कहा सही, मैंने भी कहा सही। k माइनस का 8 k माइनस का 8 कैंसिल हो गया, यहां पर बचा ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3x इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा माइनस का 15 2 जार 30 माइनस का 30 और माइनस माइनस का प्लस 2x। सही है, सही जा रहा हूं मैं? गड़बड़ हो गई। k कैंसिल k कैंसिल, साइन नहीं आएगा, साइन नहीं आएगा। क्यों साइन इसलिए नहीं आएगा डॉक्टर साहब? ऐसे करके समझ लो, कैसे करके दोनों के पोटेंशियल को मैं ऐड करूंगा और ये इक्वल टू 0 रखूंगा, तो ये माइनस वाला यहां पर जब जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का जब हो जाएगा माइनस का जाने के बाद में, तो ये तो हमारा मल्टीप्लाई होगा 3x और ये प्लस का जब यहां जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 2 जार 30 माइनस का 2x। तो ये 2x यहां पर गया, ये हो गया हमारा 5x। कितना x? 5x इज इक्वल टू 30। मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कहां से आया है डॉक्टर साहब? यहां से आया, दो वाले से 6 है, 15 माइनस 6, तो यहां से कितना बचेगा? ये 9 सेंटीमीटर यहां से दूरी है और 6 सेंटीमीटर यहां से दूरी है। सही है, तो कौन सा? 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 वाला बिटवीन द चार्जेस। 3 वाले से 9। सही बात है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। देख लेना कहीं मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई होगी, ध्यान से देख लेना। ये हो गया हमारा 170। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 10 क्वेश्चन रह गए। अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन। ऐसे समझते हैं यहां पर कि एक चार्ज है हमारा 8 मिली कूलम का, जो कि कहां रखा हुआ है? ओरिजिन पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 फ्रॉम पॉइंट 0,0,3 z एक्सेस में और ये y एक्सेस। ऐसा करें, इसको मान लो y एक्सेस और इसको मान लो z एक्सेस, ऐसे करके मान लेते हैं। ठीक है, तो z एक्सेस में कहां पर रखा हुआ है ये डॉक्टर साहब? z एक्सेस में 3 पे रखा हुआ है, यहां पर 3 की ऊंचाई पे, और इसको लेकर आया जा रहा है, इसका पॉइंट का नाम है P। इसको लेकर आया जा रहा है Q पॉइंट पे, यहां पर Q पॉइंट जो कि कितनी दूरी पे है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, सेंटीमीटर में है ना? हाँ ठीक है। तो चार्ज को यहां से उठा के यहां लेकर आया जा रहा है बाया डिफरेंट रास्ता, हमें नहीं पता, इन्होंने बोला भी है बाया ये वाला रास्ता। हमें रास्ते से क्या फर्क पड़ रहा है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा है? ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है तो रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी भी रास्ते से आओ। पॉइंट इज दिस कि यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 कूलम का, इसको उठा के यहां से यहां लेकर आया जा रहा है बाया डिफरेंट रास्ता, कोई भी रास्ता हो। तो कह रहा है कि वर्क डन बताओ, तो मैंने कहा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन जो मैं लेकर आ रहा हूं एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिक मुद्दा यह है कि क्या अगर मैं इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं, क्या मैं अगर इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? तो आप कहोगे हाँ, तो मैं कहूंगा यू इनिशियल। तो आप कहोगे यू इनिशियल इज व्हाट? के Q1 दैट इज 8, के Q1 Q2 दैट इज माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 है ना, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये होगा यू इनिशियल। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं चलो, तो कितना बनेगा? माइनस का 2, ये मिली था ना, मिली माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 और ये ऊपर पहुंचा प्लस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 16 के इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10। देखते रहना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं। के सही है, 8 दूना 16 सही है,
मिली का 3, माइनस का 3, माइनस का 9, माइनस का 12, ये वाला 2 ऊपर पहुंचा, प्लस का 2 हो गया, तो माइनस का 10 रह गया, डिवाइडेड बाय 3, सही है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या दिखेगी, यू फाइनल, ये दिखेगी के, ये वाला चार्ज हमारा कैसा है 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, सही है। और दूसरा वाला हमारा यही है, हमारा कितना माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, चार्ज तो वही है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, तो ये बनेगा हमारा 16/4 के 10 की पावर माइनस का 10। बोलो हाँ या ना। ये 16/3, वो 16/4, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी क्योंकि चार्जेस हमारे सेम है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल गई। अब हमें अगर पोटेंशियल एनर्जी डॉक्टर साहब मिल गई है तो हम डेल्टा यू फाइंड करेंगे, जो कि हमारा वर्क डन होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये कितना बनेगा हमारा, अच्छा इसमें से कॉमन आ जाएगा 16 के 10 की पावर माइनस का 10 कॉमन आ गया, बोलो हाँ आ गया। 1/4 माइनस 1/3, 1/4 माइनस 1/3, इसका एलसीएम रहेगा 12, 4 से काटेंगे तो 3 माइनस 1, माइनस साइन के साथ है, कितना बनेगा, ये वाले में माइनस नहीं लिया है, इसमें भी माइनस लो, इसमें भी माइनस लो, हाँ 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, यही तो बनेगा एलसीएम। माइनस का 1 माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, चलो मैं पूरा ही सॉल्व कर दे रहा हूं, तुम लोग गधेड़े क्या ही सॉल्व करोगे, ठीक है। माइनस का 1 माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का तो 16/12 के इंटू 10 की पावर माइनस का 10, सिंप्लीफाई करते हैं, ये डेल्टा यू आ गया, सही है। इसी में ही ले लेते हैं, ध्यान से देखते रहना बेटा, कितना दिखेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। 4/3 के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू 10 की पावर माइनस का 10, माइनस 10 प्लस का 9, माइनस का 1 बचा, 3 ने इसको काटा 3, 4 3 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, यानी कि 1.2, ये हो जाएगा हमारा जूल वर्क डन, 1 जूल आंसर हो जाएगा इसका, 1.2 जूल। अरे सही बात है कि गलत बात है, आप कहोगे सही बात है, मैं कहूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अगर इतनी सही बात है तो। कह रहे क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर अपन समझते हैं ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बोलो हाँ कि ना, ए बी कैंसिल हो गए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, किस एंगल पे होते हैं ये, थीटा इक्वल टू 45 पे दोनों बराबर होते हैं, बोलो हाँ कि ना, आंसर है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल घटिया था। दो वेक्टर गिवन है P and Q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, to each other, their dot product is equal to 0, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा उसका 0। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखना है अपना को, क्योंकि यार 90 डिग्री का एंगल है ना, परपेंडिकुलर बन रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में होता है ए बी कॉस थीटा, तो अगर थीटा हमारे दो वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 कितना होता है हमारा 0, तो इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैं अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा ए की इस ए से तो क्या बनेगा हमारा डॉट प्रोडक्ट, देखते हैं, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0 रखना है, क्या मिलेगा हमको a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a इंटू 2 2a प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें बोला पॉजिटिव वैल्यू बताना है, क्या बताना है डॉक्टर साहब, पॉजिटिव वैल्यू। इसमें फैक्टर लेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस का 3a माइनस प्लस का a माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टर तोड़ना सब लोगों को आते हैं? अगर नहीं आते हैं तो तैयारी छोड़ दो, या तो इंटेलिजेंस ज्वाइन कर लो, ये सारी चीजें आ जाएंगी। a कॉमन निकालूंगा, a माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन निकालूंगा, a माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर दो फैक्टर आएंगे, a प्लस 1 और a माइनस 3 इक्वल टू 0। a इक्वल टू माइनस 1 एक आएगा और एक आएगा a इज इक्वल टू प्लस का 3, इस वाले से प्लस का 3 और इस वाले से माइनस का 1, तो आंसर हो जाएगा प्लस का 3, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पूछी है। थर्ड ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोथ द चार्ज एंड मास आर इनवेरिएंट,
बोथ द चार्ज एंड मास आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब जो चेंज नहीं हो सकते। मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। मास के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यानी कि मास की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो मास होता है वो हमारा वेरिएबल हो सकता है अगर वो किसी और रफ्तार से मूव कर रहा हो तो। लेकिन जो चार्ज होता है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज हमारा चेंज नहीं होता है। बोलो हाँ कि ना। लेकिन भाई ने क्या बोला है, भाई ने बोला है बोथ द चार्ज एंड मास आर इनवेरिएंट। तो बात कैसी हो गई, गलत हो गई। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ये बात सही है, चार्ज हमेशा मास के साथ होगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल है। चार्ज है तो मास जरूर होना है, मतलब बिना मास का चार्ज नहीं पाया जाता है। तो ये वाली बात हमारी सही है, ये वाली बात गलत है। तो चौथा ऑप्शन हमारा कैसा दिख रहा है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद द फोर्स बिटवीन चार्ज। एनसीईआरटी की लाइंस हैं सीधी सीधी, एनसीईआरटी की लाइंस हैं सीधी सीधी, और कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या दिख रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद फोर्स बिटवीन चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही वही है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो ये वाली बात हमारी कैसी दिख रही है, सही दिख रही है, लेकिन अभी अधूरी है, पूरी पढ़ ले रहे हैं। एंड इट शुड बी अंडरस्टूड दैट ईच चार्ज इज बीइंग केप्ट एट रेस्ट। हाँ, ये अंडरस्टूड है कि ये चार्ज जो भी हैं वो रेस्ट पे है बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्स। होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं हम लोग, तो ये चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज रखा हुआ है, ऐसे चार्ज रखे हुए, तो यार ये तो मूव करने वाले हैं, मूव कर रहे हैं, मूव होते हुए दिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये मान के चलते हैं अंदर ही अंदर कि ये अनस्पेसिफाइड फोर्स, जो फोर्स हमारा गिवन नहीं है, दिखाया नहीं गया है, उस फोर्स से ये रेस्ट पे लाए हुए हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम पढ़ते हैं तो ये अंडरस्टैंड करके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि कोई ना कोई अनस्पेसिफाइड फोर्स है जो इन चार्जेस को रेस्ट पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात सही है बिल्कुल, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है। द टॉर्क P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर ऑन डाइपोल कॉज इट टू ऑसिलेट अबाउट E एंड ओनली इफ देयर इज डिसिपेटिव मैकेनिज्म। डिसिपेटिव मैकेनिज्म यहां पर बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर कोई दूसरा मैकेनिज्म आ रहा है जो इसके कह सकते हैं फ्रिक्शन वगैरह आ गया या रेजिस्टेंस आ गया, जो इसकी एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है। अगर यहां पर डिसिपेटिव मैकेनिज्म आ रहा है, द ऑसिलेशन आर डैम्प्ड एंड डाइपोल इवेंचुअली अलाइन विद ई। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई और दूसरा फोर्स आ गया तो ये क्या करेगा, हमारा अलाइन कर देगा। दूसरा क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज क्यू एट इट्स ओन लोकेशन इज नॉट डिफाइंड। सही बात है, यानी कि चार्ज अगर यहां पर रखा हुआ है Q और यहीं पर ही मैं तुमसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल पूछूं तो पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू KQ बाय R। अब R ही जीरो रख दिया तुमने तो V कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट बोलते हैं कि इनफाइनाइट हो गया, लेकिन हम इसको बोलेंगे कि ये नॉट डिफाइंड है। कैसा है ये, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 हमेशा इनफाइनाइट नहीं होता, वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q इज एट इट्स ओन लोकेशन, अपनी खुद की लोकेशन पे ये कैसा है, नॉट डिफाइन है। सही बात है, या इनफाइनाइट है। ठीक है, दोनों बातें वही है। तो इसमें तीनों की तीनों बातें हमारी सही बोल रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास इतना इतना एंड कैरिंग अ चार्ज इतना इतना इज एट रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20,000 वोल्ट पर मीटर। द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ पेंडुलम इज। यहां पर पहली चीज तो यह है कि अगर मैं नॉर्मली पेंडुलम को रखता हूं डॉक्टर साहब ऐसे करके, तो नॉर्मली पेंडुलम मेरा यहां पर ही रेस्ट में होगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन। लेकिन अगर इसी को ही अगर मैं यहां पर ऐसे करके दिखा दूं आप लोगों को, कैसे करके ऐसे करके दिखा दूं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मान लो मैं इसको यहां पर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा दूं, टिचिक 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 टिचिक, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा दूं, तो अगर मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाया और इस पे चार्ज भी है Q, तो ये हमारा यहां पर मूव करेगा और ये यहां पर आके इक्विलिब्रियम में यहां पर शो करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पे यहां की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। नीचे क्या लग रहा है, तो आप कहोगे नीचे mg लग रहा है, तो मैंने कहा यहां क्या लग रहा है, आपने कहा टेंशन लग रहा है। आपने कहा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब यहां टेंशन के दो कंपोनेंट दिखेंगे हमको, एक दिखेगा ऊपर की तरफ और एक दिखेगा यहां की तरफ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो कि ये जो बॉब है यहां पर टेंशन लग रहा है,
हाँ सही बात है। नीचे की तरफ mg, यहाँ की तरफ qe। आपको टेंशन की वैल्यू चाहिए, तो टेंशन वही तो फोर्स है जो इन दोनों फोर्स को बैलेंस करेगा, इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट को। इसका रिजल्टेंट कितना, ये दोनों तो 90 पे लग रहे हैं, 90 पे अगर लग रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। बोलो यही तो टेंशन है हमारा, टेंशन तो यही होगा ना, जो इसका रिजल्टेंट है f का रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट f है उसी के बराबर ही तो टेंशन होगा। आप कहोगे हाँ, तो मैंने कहा हाँ, क्या गिवन नहीं है, मास गिवन है, हाँ गिवन है, चार्ज गिवन है, हाँ गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, हाँ गिवन है, g गिवन है। आप कहोगे हाँ गिवन है, तो मैं कहूंगा टेंशन बराबर अंडर रूट में q की जगह क्या लिखूंगा मैं, q है मेरा q 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, e कितना है 20,000 ई हो गया। इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर प्लस m कितना है 30.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, और g है हमारा 10, और इसकी भी वैल्यू हमारा स्क्वायर। बोलो क्लियर। आप कहोगे हाँ सर क्लियर। 1 0 2 0 3 0 4 0, इसने 4 0 ने इसको काटा तो ये 4 पावर रह गई, 2 दूना 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, और इसका क्या है स्क्वायर प्लस यहां से कितनी हो जाएंगी 3 इंटू, देखो एक पॉइंट इसका हटाया तो 10 की पावर माइनस 5, और एक 0 से हटा दिया तो 10 की पावर माइनस का 4, इसका भी क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। ये हो गया हमारा अंडर रूट में। अभी यहां पर थोड़ा सा मसला मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ तो आ रहा है। चलो 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 देखते हैं। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 दुना 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। अभी भी नहीं आ रहा समझ बेटा, कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है, kg 9.8 सही तो जा रहे हैं, 10 की पावर माइनस का 8 4 ये मिसिंग है। देखो जरा मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 8 नहीं है, माइनस का 4 होगा यार, माइनस का 4। 4 पावर काटी ना तो 4 ही तो रह गई, तो यहाँ पर 4 पावर ही तो बचेंगी। अरे यार हाँ या ना, और 4 का स्क्वायर 8, अब सही है 8 यहाँ पर अब हो जाएंगी, पावर का स्क्वायर 8। तो ये 10 की पावर माइनस का 8 बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 4, और 16 और 9 ये बनेगा हमारा 25, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। सही है, ऐसा कोई आंसर है, हाँ सही बात है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। गॉट माई पॉइंट। ठीक है आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट वेक्टर अलोंग इसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पहले तो हमारे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, यही तो होता है। ए वेक्टर कितना है हमारा i प्लस जे, और मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा √2। यही आंसर, खत्म। फिजिक्स भी आसान होती है, हाँ सर होती है, बिल्कुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है 177 के बाद 178 क्वेश्चन नहीं रखा है, भाई ने हमारे 178 मिस कर दिया। 178, ओए एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया बाबू, चलो एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया। व्हेन एयर इज प्लेस्ड, देखो जब भी हमारे पास फोर्स है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां का जो k है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहां पर दिख रहा है ये k वो वाला k है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, ठीक है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या करेगा, डिक्रीज k टाइम्स हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अरे अब तो 46 भी गया। मैं देखता हूं, अभी सबर रखेगी जनता क्या करेगी, अभी सबर रखेगी। दोनों मिसिंग है यार, दोनों मिसिंग हैं, दोनों मिसिंग हैं। मेरे फोन में पड़े हुए हैं, मैं दोनों को फोन से दिखा देता हूं। एक सेकंड रुक जाएंगे बस।
द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इज ड्यू टू टू इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट, ये है हमारा 180 क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है डाइपोल कैसे बनता है। तो डाइपोल कैसे बनता है, डाइपोल ये तब बनता है when two equal and opposite point charge are placed at short distance apart। डेफिनेशन है सीधे सीधे, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डाइपोल कब बनता है, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड, इतना लिखा हुआ है, और उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ईच अदर एंड नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत लंबा क्वेश्चन दिखा रहा है, मैं लिख देता हूं। ये क्वेश्चन है 180, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा 178 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, स्टेटमेंट जो 1 है वो है कूलम्ब फोर्स, COU, कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। Coulomb force and gravitational force follow inverse square law। पहली बात है। दूसरी बात क्या, यहां पर क्या बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स हैज ओनली one sign while Coulomb force while have two, दो साइन है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तीसरा पॉइंट बोल रहा है Coulomb force कैन नॉट बी कैंसल, Coulomb force कैन नॉट बी कैंसल्ड। और चौथा है ग्रेविटी इज डोमिनेटिंग एंड मोर pervasive force इन नेचर। कितने स्टेटमेंट ट्रू हैं ये बताना है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखो जरा, कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। हाँ सही बात है, कैसे करके, कूलम्ब फोर्स है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल है वो है G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ये बात सही है। दूसरी बात कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हैज ओनली वन साइन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कैसा होता है बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, वाइल कोलंबियन फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। तो इसके पास दोनों साइन होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव फॉर अट्रैक्टिव, पॉजिटिव फॉर रिपल्सिव। ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, तो ये यहां पर माइनस साइन के साथ ही रहेगा। कूलम्ब फोर्स कैन नॉट बी कैंसिल, ये बात हमारी गलत है, ये बात हमारी सही हो गई। थर्ड वाली बात गलत है, कैंसिल हो जाते हैं यार, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर मान लो एक चार्ज रखा हुआ है, उसके बीच में भी एक चार्ज रख दो, तो ये कैंसिल हो रहा है ना, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो कैन नॉट बी कैंसिल, ये बात गलत है। ग्रेविटी इज डोमिनेटिंग फोर्स, ग्रेविटी का जो फोर्स है, ग्रेविटी इज डोमिनेटिंग एंड मोर परवेसिव, यानी कि हर जगह मिलने वाला, हर जगह मिल जाता है। परवेसिव हमारा हर जगह पे मिलता रहता है, ये ऐसा नहीं है कि वहां जाएंगे तो ग्रेविटी नहीं लग रही है, यहां जाएंगे तो ग्रेविटी लग रही है, ये हर जगह मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ग्रेविटी इज डोमिनेटिंग है और परवेसिव है इन नेचर, सही बात है बिल्कुल। तो बोले जरा, ये सारे के सारे हो गए हमारे 180 क्वेश्चन के 180 क्वेश्चन हमारे यहां पर हो गए हैं। सोल्यूशन कैसा लगा बताइएगा जरा, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों से बोलिए जिनको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है वो यहां पर आकर ज्वाइन कर लें।